बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में अस्करियत पसंदों के हमले के बाद से भारत ने मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी फ़िज़ा एक बना रखी है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि भारतीय वज़ीर आज़म और वज़रा की जानिब से धमकी अमेज़ बयानात भी दिए जा रहे हैं। जो अगर भारतीय मीडिया की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एक जंग का आगाज़ कर दिया, लेकिन स्टूडियो टू स्टूडियो के अंदर ही वो मिसाइल भी मार रहे हैं, स्टूडियो के अंदर भी वो एक दूसरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का भी समा है, लेकिन उनके स्टूडियो की हद तक है। नाज़रीन, भारत अपने मुतनाज़ इक़दामात से पूरे ख़ित्ते का अमन दाव पर लगा चुका है, क्योंकि अब भारत को जिस तरह से उसने हाइप क्रिएट की थी, जिस तरह से उसने इस सारे सिचुएशन को हैंडल किया है, जिस तरह से पाकिस्तान पे फ़ौरन से पहले इल्ज़ाम लगा दिया गया है और जिस तरह से उसके मीडिया ने उकसाया कि नहीं जंग होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए, इस सारी सूरत हाल में पूरे ख़ित्ते का, बल्कि सिर्फ इस एक ख़ित्ते का ही नहीं होगा, इससे इससे जो है पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट जाएगा। दोनों जोहरी अगर देखें तो हथियारों से लेस हैं, दोनों ही एटमी पावर्स हैं। तो ऐसी सूरत में दोनों ममालिक जो कि एटमी पावर्स हैं, उनमें इस तरह की कशीदगी पैदा होना क्यों इस ख़ित्ते का अमन तबाह करने पे तुला हुआ है भारत। नाज़रीन, भारत के इसी गैर ज़िम्मेदाराना रवैये ने पाकिस्तान को भी जंगी तैयारियों पे मजबूर कर दिया है। पहले अब्दाली मिज़ाइल ज़मीन से ज़मीन तक का जो पाकिस्तान ने उसका तजुर्बा किया, कामयाब तजुर्बा रहा। आज एक और तजुर्बा किया है फ़तह मिज़ाइल ज़मीन से ज़मीन तक का। पाकिस्तान भी अपने जो मिज़ाइल हैं उनका तजुर्बा कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत क्लियर मैसेज है भारत के लिए, अगर वो समझना चाहे कि पाकिस्तान किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन पहल नहीं करेंगे। जैसे अभी हमारी स्टेटमेंट सामने आ रही है तमाम वज़रा की जानिब से, हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने जवाब दिया तो डेफिनेटली उसका मुंह तोड़ जवाब तो दिया जाएगा। हमें आजमाना नहीं, ये बहुत अच्छा एक मैसेज है, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। नाज़रीन, इस वक्त पूरे वाक़े में अलमिया यह है कि तकरीबन 2 हफ्ते होने को हैं इस पहलगाम वाक़े को, लेकिन अभी तक ना ही भारत की जानिब से हमलावरों की जो शनाख्त हो सकी है, ना ही भारत की जानिब से हमलावरों को गिरफ़्तार किया गया है, ना ही पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई सबूत भी दिए जा सके हैं। अभी तक भारत इस सब में फेल रहा है। अभी ज़बानी कलामी जमा खर्ची जो है वो भारत उसमें लगा हुआ है। ना ही पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना पेशकश पे उसने कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। ऐसा वाज़े हो गया नाज़रीन कि भारतीय हुकूमत अपने सियासी मुफाद, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए जानबूझकर जंग की आग भड़काकर अपने आवाम को असल सवालात, असल मुहर्रिकात, असल हक़ाइक़ से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अहम बात यह है कि भारत के जंगी अज़ाइम ज़ाहिर होने के बाद पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी भी तरह से उनको अब चाय नहीं पिलाई जाएगी, अब उनको चाय की जगह भरपूर ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया जाएगा। वो शायद समझता है कि चाय पिला दी है तो अब की दफ़ा भी चाय 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 के साथ समोसे पकौड़ों का शायद अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उनको हम अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें खिलाएंगे और वापस नहीं फिर भिजवाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान जो एक मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है, पाकिस्तान जो सफारती सतह पर जो कोशिशें कर रहा है वो भी पाकिस्तान की जारी हैं, मगर मोदी हुकूमत के यकतरफा इक़दामात कशीदगी को मज़ीद बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास हरल साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, माहिर कानून भी हैं। बहुत शुक्रिया हरल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। रफ़ील अहमद न्याज़ी साहब हैं, बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब आपका, सीनियर एनालिस्ट हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, सरबराह हैं जवानान पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे हरल साहब ये बताइए कि ये जो भारत के सर पे एक जंगी जुनून किसी कैफियत है, और भारत का स्पेशली जो मीडिया की अगर बात कर लें तो वो तो ऐसा है कि जैसे उसने स्टूडियो में जंग शुरू की हुई है, ये भारतीय मीडिया के सर पे ये जंगी जुनून क्यों सवार है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तानी मीडिया ने, ज़राए इब्लाग ने, जब से ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ है उसके बाद इतना मुस्बत किरदार अदा किया है और इतना मुस्बत तज्ज़िया और तबसरा और ख़बरें सारी चलती रही हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप दिल्ली में देखें तो उन्होंने तो एक जैसे कहते नहीं है कि आग के ऊपर तेल डालने वाला काम किया है और इतनी मनफी जो है प्रोपेगेंडा किया है, मनफी खबरें की हैं। तो ये सब मैं समझता हूँ कि बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है इंडियन ज़राए इब्लाग ने। उसके बरक्स जो है
पाकिस्तानी जो ज़राए अबलाग है उसने बड़ा मुस्बत जो है किरदार अदा किया है और बड़ी ज़िम्मेदारी और अदब के साथ जो है जो भी बात की है और अदब के दायरे में रहते हुए बात की है। अगर आप भारत की बात कर लें तो देखिए इसमें जो दो बुनियादी चीज़ें थी जिस वजह से उनका जो बयानिया है उसको पूरी दुनिया में पजीराई नहीं मिली, बल्कि उनको इंडिया में भी नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि जैसे ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद 5 मिनट के बाद जो है उसका सारा जो मलबा है और उसका सारा जो जिम्मेदार कसूरवार जो है वो पाकिस्तान को ठहरा दिया गया बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी जो है इन्वेस्टिगेशन के। और एक बात, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने सिंध ताश मुआहदा जो है उसको यकतरफा जो है उसको जो है मुअत्तल कर दिया। हाँ जी। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी जो है उनका बयानिया जो है उनके जो उन्होंने किया उसको पजीराई इस वजह से भी नहीं मिली। और पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया जो है वो बड़े ही ओछे अटकंदे जो हैं वो अपना रहा है और बड़ी जल्दबाजी में है। हालांकि और एक और अहम बात इसमें यह है कि उसके बरक्स जो पाकिस्तान ने किया वो ये किया कि एक तो पाकिस्तान ने कहा कि हमें जो है कोई भी गैर जानिबदार न्यूट्रल जो है उसको आप सालिस बना लें, उससे तहकीकात करा लें। इवन आप 2-3 मुल्क जो हैं जिनके पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के साथ तल्लुकात हैं उनको अपना जो है सालसी का किरदार अदा करने दें और वो जो है गैर जानिबदाराना तहकीकात करें और एक शफाफ तहकीकात हो जिसके नतीजे में जो हो कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उसका तयन किया जाए। लेकिन वो भी इंडिया उस बात में भी नहीं आया, जिस वजह से जो इसके जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है, उसने भी कोई इतना भारत के हक में कोई खास बयान नहीं दिया। चाइना जो है वो हमारे साथ खड़ा है और जो है इसके अलावा इवन आज आपको जो अपडेट मिल रही है वहाँ की जो आवाम है वो ही फट पड़ी है कि ये आपके सिक्योरिटी लैब्स हैं, ये जो है आपने सिक्योरिटी लैब्स अपने सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का फेलियर पाकिस्तान पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं और उसने पहली दफ़ा नहीं हर मर्तबा यही किया है। अब्दुल्ला साहब से जानते हैं। अब्दुल्ला साहब, सर पहले तो मैं आपसे भारतीय मीडिया के हवाले से पूछूंगी, उसके बाद बाकी डिटेल में जाते हैं। ये जो भारतीय मीडिया है उसके इतने पागलपन की आखिर आपके ख्याल में क्या वजह है? मुझे जो मैंने भारतीय मीडिया को देखा मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने जो एक न्यूज़ रूम की जगह वॉर रूम अपने स्टूडियोज़ में स्टार्ट किया हुआ है और स्टूडियो के अंदर से वो मिसाइल चला रहे हैं, स्टूडियो के दूसरे कॉर्नर में जाके वो रुक रहे हैं, वहीं से तोपें चल रही हैं, वहीं से एक दूसरे के खिलाफ वो इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की तुंदही है, इस तरह की तेज़ी है उनके मीडिया में, समझ से बाहर है। फौजों ने बॉर्डर पे लड़ना है या मीडिया में स्टूडियो में बैठ के उन्होंने लड़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की ज़रबुल मिसल है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और आप देख लीजिए कि गरजना बरसना ये भारत का पुराना काम रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान ने ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी अपनाई, यानी कि मदाफियत को जो है वो अपनाया और जिस तरह से जंगी मशकें हमने शुरू की, तो उनकी मीडिया की भी आहिस्ता आहिस्ता जान जो है वो से रखना शुरू हो गई है। जो दूसरी इसके अंदर अहम बात है कि आपने पूछा ऐसा क्यों किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मीडिया को समझने के लिए उनके कारोबार के जो पीछे बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं, बनिए बैठे हुए हैं, उनको जानना जरूरी है। भारत का 98% मीडिया जो है वो इस टाइम पे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ये खरीद चुके हैं और जाहिर है अगर ये जंग की कैफियत पैदा करेंगे तो हालात ऐसे होंगे जिसकी बुनियाद पे इनका जो टीवी का मंजन है वो बिकेगा बखूबी। और जाहिर है जब टीवी के ऊपर बिक्री होगी तो फिर पैसे भी दबके बनेंगे। तो ये तो बहरहाल एक सीधी सी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि भारत का मीडिया आपने भी देखा, मैंने तो उनके मीडिया पे अभी जाना छोड़ दिया क्योंकि वो बदतर, बल्कि इससे भी ज्यादा मैं बोला नहीं बोलना चाहता। बहरहाल देखिए, सीधी सी बात है, आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जो मीडिया के अंदर जो बड़े बड़े नामवर लोग थे, जिनके अंदर कुलदीप नैयर थे, उसके अंदर जो है अरुंधति रॉय थी, बरका दत्त थी, आज वो मीडिया पे आपको क्यों नहीं नजर आ रहे? क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो इस भारत के इस किस्म के मीडिया जो कि सिर्फ और सिर्फ हकायक से चश्म कुशाई करके
झूठ के ऊपर मबनी हो, तो वो अपनी जाहिर है वो बड़े रिस्पेक्टेबल सहाफी हैं, वो अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगवा सकते। इसलिए भारतीय मीडिया जो है वो चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है तब तक जब तक कि उसको ये ना पता चल जाए कि सचमुच में जंग होने वाली है। इसलिए अब उनके मीडिया में जो खबरें हैं वो पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से सेकंड नंबर पे चली गई हैं, नंबर 1 से। उसकी वजह यह है कि जब उनको ये नजर आ गया कि पाकिस्तान तो दिफाई जंगी मशकें कर रहा है, अब्दाली और फतेह मिसाइल के जो है वो तजुर्बे कर रहा है, तो ऐसी सूरत में तो पाकिस्तान लगता है जंग कर जाएगा। और अगर हम उनके साथ करेंगे तो वो हर सतह के ऊपर, यानी कि हमारे जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मीन्स हैं, एटमी जंग और रवायती जंग, दोनों के अंदर जो है हम आगे आ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में जहां पीएसएल हो रहा हो, अरबों खरबों लगे हों, जहां 450 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी सिर्फ सिलिकॉन वैली के अंदर हो, तो उनका जो सेठ है, उनका जो बनिया है, अब वो परेशान है कि कहीं ये जंग सचमुच की हो गई तो फिर उनका तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए अब उनकी जो मीडिया की टोन है वो चेंज हो रही है, वो फुल फ्लेज वॉर से अब वो बात कर रहे हैं कि जी लिमिटेड वॉर ऑप्शन होनी चाहिए। अब वो बात कर रहे हैं कि जी पानी के ऊपर बंद कर लो, वो रेटरिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में आए बाएं और शाएं कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी फौज के अंदर बगावत हो गई है। उनके 3 जर्नैल, एक आर्मी का, दो आर्मी के और एक एयरफोर्स का जो है उनको सैक कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जंग करने को इनकार किया और 7 एतराजात उठाए और उंगलियां उठाई कि भारतीय सरकार अपनी जो सियासी कमजोरियां छुपाने के लिए और इलेक्शन को बिहार में जीतने के लिए हमें जो है वो बल्ली का बकरा बना रही है। आज की खबर जो पाकिस्तानी मीडिया नहीं दे रहा, आपके मीडिया को मैं बता रहा हूं, आप पहले लोग हैं। देखिए इस टाइम पे इंडियन नेवल शिप जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है विक्रांत, और विक्रांत का जो उसको वापस बुला लिया गया। अब ये जो जहाज है इसको बड़ा समझने की जरूरत है। ये एक मामूली किसी कप्तान की जो कमांड है वो नहीं है, बल्कि इंडियन एक रियर एडमिरल इसको कमांड करते हैं, एक मेजर जनरल कमांड करता है। और इसके साथ इसकी सबमरीन्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, यानी कि एक पूरा, दूसरे लफ्जों में लाओ लश्कर लेके ये जहाज चलता है। उसके कमांडर को बुलवा के, जहाज को वापस बुलवा के उसको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट कर लिया गया? ये बात छुपा ली गई क्योंकि उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि पाकिस्तान के पास हार्पून मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल्स हैं, जो इस टाइम पे उनकी जिस तरीके से एचएमएस शेफील्ड को फॉकलैंड वॉर के अंदर 2 टुकड़े कर दिया था हार्पून मिसाइल ने, इसी तरीके, और फिर बरतानिया वो जंग जो है वो शिकस्त खा गया था। तो ऐसा ना हो कि आईएनएस विक्रांत जो है वो भी गर्क हो जाए। इसलिए ये वो बातें हैं जिनको इंडियन मीडिया अभी छुपा रहा है, लेकिन उनकी फौज की बगावत बड़ी वाज़ेह है और भारतीय सरकार जो है उसको ये समझ आ गई। और आखिरी बात ये है, आप देख लीजिए कि मेरी बातों को जो आप तकवीत मिलती है वो इस वजह से कि नरेंद्र मोदी ने खुद हमले करने का हुक्म देना था, लेकिन अभी वो ये कहता है कि जनाब फौज इसका फैसला करे, मैंने तो बॉल जो है वो फौज के कोर्ट में डाल दी। यानी कि आप देखें किस खूबसूरती से उसने अपने ऊपर से जो इल्जाम उठा लिया और जो है वो फिर एक दफा अब्दुल्ला साहब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे करना था कि किसी भी मुल्क में प्राइम मिनिस्टर इतना फ्री हैंड अपनी फौज को नहीं देता कि भाई आप स्ट्रेटजी मुरतब कर ले और आप कर ले। हमेशा ये होता है कि स्ट्रेटजी प्लान मुरतब करके प्राइम मिनिस्टर से उसकी परमिशन ली जाती है, तो ये गो हेड दे दिया। यानी कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन मेरा था वही आपने आंसर कर दिया कि अपना बैग जो उठा के उसने फौज पे डाल दिया है, अब वो खुद रिलैक्स हो गए, मैंने तो फौज को गो हेड दे दिया था।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि जो अमेरिका से उसको मदद आनी थी, जो सिफारती मदद आनी थी, वो भी नहीं आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये समझने लगा था कि जिस तरीके से एक एसेट अमेरिका का इसराइल है मशरिक वुस्ता में, तो साउथ ईस्ट एशिया में जो उनका एसेट है वो नरेंद्र मोदी बना हुआ था अपने ख्यालों के अंदर। लेकिन हकीकत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है झंडी करा दी। और फिर जो मार्को रूबियो का बयान आया, वो भी जो वजीर आजम से बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान, देखिए ना, सबसे बढ़कर ये हुआ कि पाकिस्तान ने जब ये कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को शामिल करके आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, आपको पता चल जाएगा। ये भी कहा कि हम पहल नहीं करेंगे। यहाँ हमारे सियासतदान इकट्ठे होकर बैठते हैं, आर्मी की लीडरशिप उनको ब्रीफ करती है, और इसी तरीके से दिफाई मशकें जारी हैं, एयरफोर्स और नेवी की मशकें जारी हैं। लेकिन दूसरी जानिब भारत के अंदर ना ऐसी कोई मशकें नजर आती हैं और ना ऐसे सियासी अखट नजर आता है, ना उनके सदर की जानिब से असेंबली को इकट्ठा किया जाता है। ये तमाम बातें हैं जो सबूत और शवाहिद जो लोग मांग रहे हैं पहलगाम के ऊपर। और फिर देख लें कि रूस ने भी भारत को आइसोलेट कर दिया, जिसके ऊपर उनका तकिया था। उधर जो चाइना ने एक डिवीजन फौज, एक ब्रिगेड फौज जो है वो लद्दाख के अंदर जो है वो उन्होंने लगा दी है, नई अभी डिप्लॉयमेंट हुई है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिगेड है, इसके 7,000 के करीब ट्रुप्स हैं। इराक के अब्बास इराकची जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और उन्होंने जहां ये बात हो रही है कि वो सालसी करा रहे हैं, मैं ये भी बताता चलूं कि अभी जो अमेरिका के साथ उनकी न्यूक्लियर टॉक्स हुई हैं ईरान की, उसके ऊपर भी पाकिस्तान को उन्होंने जाहिर है एतमाद में लेना है। तो इराकची साहब जो है वो भी पाकिस्तान के फेवर कर रहे हैं इस टाइम पे। जो अजरबैजान ने, तुर्किया ने और इसी तरीके से खुद अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया कि हम जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, गो के इंडिया के साथ उनकी कुर्बतें हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार तो हो गया एक चीज जाहिर होती है ना कि बयानिया जिस तरह से भारत ने अपना बेचना चाहा, उस तरह से वो बिका नहीं, भारत का बयानिया खरीदा नहीं गया। पाकिस्तान की जस्टिफिकेशन की हम बात नहीं करते कि उसको कितना ऑन किया गया या नहीं, क्योंकि स्टार्ट हुआ था भारत की तरफ से, और उसने जो बेचने की कोशिश की वो तमाम हमने देखा कि वर्ल्ड की जानिब से उसको बाय नहीं किया गया। मैं न्याजी साहब की तरफ आऊँगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी जान दोबारा आती हूँ। न्याजी साहब, भारत चंद घंटे से जायद पानी नहीं रोक सकता, ये कहना है साबिक वाटर कमिश्नर शहराज मेमन का कि भारत सिर्फ चंद घंटे से जायद पानी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। दूसरी जानब जो इत्तलात हैं भारत की आबी जहारियत के हवाले से कि बगियार डैम के ज़रिए दरिया चनाब का पानी रोक लिया, उसने 90% पानी रोक लिया है चंद घंटे के लिए ही सही। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो काश्त की सूरत हाल है, जो किसानों को इस वक्त पानी चाहिए, भारत ने एग्जैक्टली उस टाइम पे या तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा या वो पानी रोक लेगा चंद घंटे के लिए सही, 90% चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई में तो क्योंकि तमाम आलमी क़ुव्वतें इसमें अब या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के तौर पे पाकिस्तान ने ऑफ़र करवाई है, या वो दोनों के सालसी के तौर पे सामने आ रही है, या कुछ ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है। इस सारे सिचुएशन के बावजूद क्या वन साइडेड भारत कन्फ्यूजन के बावजूद पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैजा। पहली तो बात ये है कि ये जो इंडस तास ये ट्रीटी है ये रेसिप्रोकल है, और इसका गारंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है। पाकिस्तान को चाहिए कि वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करें, उसको कहें कि ये मुअत्तल यक तरफा तौर पर इसको मुअत्तल नहीं कर सकते। अगर ऐसी सूरत हाल हो गई है तो फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा। हमारे फॉरेन वज़ीर ख़ारजा जो है, फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनको अप्रोच करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये देखें उनके पास पानी स्टोर करने का कोई ऐसी चीज यानी रिजर्वायर्स नहीं है इंडिया के पास, वो इतना पानी रोक नहीं सकता। उसने अल्टीमेटली उसको छोड़ना ही छोड़ना है। जैसे हमारा पानी 33% पानी हमारा जाया हो जाता है, हमारे पास स्टोर करने के लिए नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, देखें आप जनरल हमीद गुल मरहूम साहब की डॉक्ट्राइन को जरा फॉलो करें, जिस तरह की इमरान खान उसकी डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहा था। एक नेक्सस है, ये नेक्सस है, ये जो पहलगाम वाला ये ड्रामा रचाया गया है और पाकिस्तान पर बगैर सबूत के इल्जाम लगाया जा रहा है। इनफैक्ट ये नेक्सस है इसराइल का जो ग्रेटर प्लान है, वो भी इनका प्रोग्राम है, अमेरिका के साथ है और इंडिया मिलके। ये
पाकिस्तान के एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करके हमारे जो एटॉमिक एसिड हैं उनको डीवेपनाइज करना चाहता है, उनका कंट्रोल लेना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इनकी स्टेज हो चुकी है और ये मेरी ओपिनियन है। और इन फ्यूचर आपको ये इसके जो ताने बाने वो सामने नजर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखें हम क्यों इंक्वायरी कराई थी। हमारी जाफर एक्सप्रेस किडनैप हो गई है, बीएलए ने उसको माना, बीएलए ने किया। बीएलए कौन फीड कर रहा है? बीएलए को रा कर रही है, रा और मूसाद का जो है गठजोड़ है। और देखें अगर हम ये समझते हैं कि यूएन के तहत अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है तो उसका जो एजेंडा होगा उसमें जाफर एक्सप्रेस जो किडनैप होगी वो भी होगी, उसका भी इंक्वायरी होगी और इसकी भी इंक्वायरी होगी। हम लेकिन न्याजी साहब वो तो तब होगा ना कि अगर जो पाकिस्तान ने ऑफर करवाई है न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की, वो भारत की जानिब से उसको वैल्यू किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। भारत इसलिए इस जानिब नहीं आ रहा क्योंकि फॉल्स फ्लैग में वो तो खुद फंस जाएगा। ऐसा देखें, न्यूट्रल जो एक्सपर्ट है वो यूएन जिसके पास पावर है, जो आपका फोरम है जो इंटरनेशनल वर्ल्ड का, वही उसको इम्यूनिटी मिलेगी ना अगर वो बनाएंगे तो। चाहे वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट ले आए या एक इंक्वायरी कमीशन बना ले। मेरे कहना आई मस्ट से कि देखें अगर जाफर एक्सप्रेस अगर पहलगाम पे इंक्वायरी होगी तो फिर जाफर एक्सप्रेस की किडनैपिंग भी होगी। हमारे पास देखें माजी में 2019 में कुलभूषण यादव जो आपके सामने है, उसका नेटवर्क आपके सामने आ गया है। और इस तरह जो है ना इंडिया हम पर प्रेशर डाल के हमें एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवा के, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि हमारे जो एटॉमिक एसेट हैं उनको रोल बैक करवाना चाहते हैं। जहां तक मिसाइल की बात है, देखें हमारे पास अबाबील जान करके तो देखें, ये जो इंडियन जो मीडिया है जो इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर रहा है, उन्हें पता नहीं है कि हमारे पास अबाबील मिसाइल है, वो यकमुश्त वो 8 से 12 शहरों को हिट कर सकता है। 5 अबाबील काफी है मिसाइल इंडिया की बर्बादी के लिए, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। मगर जब वो जिस तरह दुरुस्त कह रहे हैं न्याज़ साहब, दुरुस्त कह रहे हैं। आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं अब्दुल्ला साहब से कर लूँ, फिर मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। अब्दुल्ला साहब, आपको लगता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की जो पाकिस्तान ने ऑफ़र करवाई है, यानी उसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट्स कोई भी हो सकते हैं, यूएन के नुमाइंदे भी हो सकते हैं या इंटरपोल के नुमाइंदे भी हो सकते हैं, किसी भी आलमी इदारे के नुमाइंदे भी हो सकते हैं जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के तौर पे सामने आ सकते हैं, तो आपको लगता है भारत कभी ना कभी आलमी प्रेशर की वजह से इस जानिब जाएगा, इस ऑप्शन को वो जो है वो अवेल करेगा, या इस ऑप्शन को बादल नखास्ता वो एक्सेप्ट करेगा, या इसके भी कोई बीच से निकलने का रास्ता वो निकाल लेगा? देखें, अमेरिका को चीन से खतरा लाक है और इस खित्ते के अंदर चीन के मुखालिफ जो है उन्होंने भारत को खड़ा किया है। कॉन्डोलीजा राइस से लेके हिलरी क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन से मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप की, वो सबको जो है वो भारत की तरफ झुकाव रखते हैं। आपने कुलभूषण यादव का मामला 9 साल से अदालत में लेके गए, क्या निकला? आपका कश्मीर का मामला 7 दिहाइयों से 8वीं दिहाई होने वाली है, आप मुझे बताएं क्या निकला? आपके जितने भी आपने पहले यूनाइटेड नेशन के अंदर डोजियर पेश किया जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में कि जी उनकी भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, क्या निकला? अब आपने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जिस तरीके से आपको स्ट्रांगली एंड वेहमेंटली आपको जो है रिएक्ट करना चाहिए था और भारत के ऊपर ये साबित करना चाहिए था, आपने क्या किया? देखिए, बात यह है, रफीउल्लाह साहब ने बात सही कही है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असरसाजात जो हैं वो दुनिया के नजरों में खटक रहे हैं और पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज वो करना चाहते हैं। उसके लिए डी मिलिटराइज करना जरूरी है और डी मिलिटराइज और डी न्यूक्लियराइज के साथ साथ वो आपको डी इस्लामाइज करेंगे ताकि आपका कुरान से जो है रिश्ता कमजोर हो। सूरह मोहम्मद, सूरह तौबा, सूरह अनफाल, आपका जज्बा जहाद, ये आपसे कशीद किया जाए और फिर आपको डी लिंक किया जाए चाइना के साथ। अब भी उनके 4 अहदाफ बड़े वाज़े थे। पहला हदफ जो था वो ये था कि पाकिस्तान इजराइल को अगर रिकॉग्नाइज नहीं करता तो कम से कम इसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप काम कर ले। दूसरा ये था कि सी पैक पे गो स्लो हो जाए। तीसरी चीज ये थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर को फ्रीज कर ले अगर आप रोल बैक नहीं करते। और चौथा ये था कि ईरान को मदद दे इसराइल के खिलाफ
जो है आइसोलेट करने में पाकिस्तान, ये चारों चीजें पाकिस्तान जो है इसको रिजेक्ट कर चुका है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अमेरिका का ये ख्वाब है देरीना 2015 से कि वो चाहता है कि किसी तरीके से एक बेस कायम हो जाए कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, ताकि वो वहां बैठ के चाइना को जो है वो उसके सीने पे मूंग दलता रहे। ये देखें, ये बड़ी इसकी घिनौनी साजिश है। ये नरेंद्र मोदी हो गया या बेंजामिन नेतन्याहू हो गया, ये दोनों एक ही लोग हैं, दोनों इंसानियत के कातिल हैं, दोनों शैतान हैं, और दोनों को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। देखिए, जो आपका सवाल है वो बड़ा अहम तरीन है। देखिए, अब पाकिस्तान का 3 करोड़ एकड़ पानी जो है ना, 3 करोड़ एकड़ मुरब्बा फुट पानी जो है वो आपको जो ये सिंध ताश माहिदे के जरिए आ रहा है। इसके अंदर जो भारत की पास कैपेसिटी है वुलर के अंदर या बगलियार के अंदर या आपके जो किशन गंगा के अंदर 330 मेगावाट किशन गंगा कर रहा है और 900 मेगावाट जो है बगलियार कर रहा है। ये 70,000 एकड़ क्यूबिक फुट पानी को रोक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रोक सकते। और अगर सिंध ताश मुआहदा ये यूनिलैटरली खत्म करते हैं तो फिर ये याद रखें कि ऊपर से ब्रह्मपुत्र जो दरिया है वो भी फिर चाइना से आ रहा है, वो भी रोकेगा, इसी को असूल बना के। और फिर 3 जो हमने कमजोरी का फैसला किया था उस वक्त 1960 में, हमने अपना रावी और अपना ब्यास और दे दिया था, अब वो हम वापस ले सकते हैं इस बुनियाद Exactly, अब्दुल्ला साहब, ये जो है उसको रोका नहीं जा सकता। जी, जैसे उसने ये ट्रीटी, इंडस ट्रीटी खत्म किया, वाटर ट्रीटी, तो हम तो उन पे भी क्लेम कर सकते हैं। जब ये खत्म ही हो गया तो फिर उसमें भी हमारा राइट बनता है, वो भी हमारे इधर आते हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। अब्दुल्ला साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक में जाने से पहले गुलाम अब्बास साहब हरल साहब के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इसे वेलकम नहीं किया जाता, ये जो अभी मैंने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात की है, तो इसका मतलब तो सीधी सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान पे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेम गेम थी जो कि शुरू की गई थी। जैसी बात है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ना हमारे हो ना आपकी साइड से, क्योंकि न्यूट्रल, उसका नाम ही न्यूट्रल एक्सपर्ट्स है, तो आप उनके ज़रिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। तो ये ब्लेम गेम भारत की कब तक बिकेगी? एक ब्रेक के बाद।